Very good morning, students. Myself Shivshan Sharma, your physics teacher from GAV Public School, Kannada. Dear student, today I am going to discuss very interesting numerical problem. That is MCQ problem, multi-choice question. And what about the first problem? First problem is two different objects means different mass wale object. Two objects of different masses falling freely near the surface of Earth. But first option, experience same force. Second, have different acceleration. Third option, same velocity at any time. In this problem, what is given you? आपको दिया है कि दो डिफरेंट मास वाले ऑब्जेक्ट को ड्रॉ किया सर्टेन हाइट से, मीन सेम हाइट से ड्रॉ किया. सो दैट्स वाई दोनों ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी जीरो. बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं बेटा ऐसे क्वेश्चन. एक ऑब्जेक्ट ले लिया मैंने m मास वाला, दूसरा ले लिया 2m मास वाला. सो दैट्स वाई दोनों ऑब्जेक्ट बन गए, दोनों बॉडीज बन गई डिफरेंट मास वाली. दोनों को ड्रॉ किया, सो दैट्स वाई दोनों की इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गई. दोनों ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी आएंगे डाउनवर्ड, ग्राउंड को हिट करेंगे. ठीक, ये भी आएंगे डाउनवर्ड और अल्टीमेटली ग्राउंड को हिट करेंगे. जब इनका डाउनवर्ड मोशन होगा तो डाउनवर्ड मोशन के लिए इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी रिस्पॉन्सिबल होगा. इनिशियल वेलोसिटी दोनों की कितनी है? जीरो. उसके बाद उनकी वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज करेगी. सो दैट्स व्हाई ए होगा प्लस कितना? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण. हम क्या करेंगे, इन दोनों ऑब्जेक्ट की किसी टाइम पर वेलोसिटी फाइंड करेंगे. तो दोनों की वेलोसिटी किसी इंस्टेंट पे किसी फार्मूले से दी जाएगी. तो v इज इक्वल टू u प्लस at. वैल्यू अप्लाई कर दो. v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? u की वैल्यू 0 प्लस व्हाट अबाउट दिस a, दैट इज g into t. therefore v is equal to g. m मास वाले बॉडी की भी t टाइम पर वेलोसिटी gt, m2 मास वाली बॉडी की भी t टाइम पर वेलोसिटी इक्वल टू v मींस सेम. सो दैट्स व्हाई किसी भी इंस्टेंट के ऊपर जिन ऑब्जेक्ट को हमने ड्रॉ किया है उनकी वेलोसिटी सेम होगी. वो मास के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी. ये नहीं कि डिफरेंट मास वाली बॉडी है तो डिफरेंट वेलोसिटी के साथ डाउनवर्ड जाएगी, ऐसा नहीं होगा. देन हमें पूछा गया दोनों जो है, सेकंड ऑप्शन थी कि दोनों सेम फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे. नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि आप इसके ऊपर आप फोर्स लगाएंगे, इसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगाएंगे, क्योंकि इसका मास इसका वेट ज्यादा है, इसका कम. तो ऑप्शन जो है बेटा सी होगी, क्योंकि दोनों बॉडी के ऊपर सेम, दोनों बॉडी की वेलोसिटी सेम होगी किसी भी टाइम पर. तो टी टाइम पर दोनों बॉडी की वेलोसिटी भी है, तो ऑप्शन जो है वो सी ठीक होगी. क्या दोनों बॉडी का डिफरेंट एक्सेलरेशन होगा? नहीं, दोनों बॉडी सेम एक्सेलरेशन के साथ जा रही है. देखो ये लिखा, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगी. क्या दोनों बॉडी सेम फोर्स एक्सपीरियंस करेगी? नहीं, क्योंकि अर्थ जो फोर्स लगाएगी वो वेट के ऊपर डिपेंड करेगा. जिस बॉडी का मास ज्यादा उसका वेट ज्यादा, मींस उसके ऊपर अर्थ ज्यादा फोर्स लगाएगी. तो 2m मास वाली बॉडी का वेट ज्यादा होगा, इसलिए अर्थ इसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगाएगी. ऑप्शन ए भी नहीं होगी. अंडर को कोई चेंज इन देयर इनर्शिया? नहीं, ये तो बिल्कुल ही ऑड सा आंसर है. सो दैट्स व्हाई वी हैव प्रूव्ड कि ऑप्शन सी ही इसका आंसर होगा, कि दोनों बॉडीज सेम वेलोसिटी के साथ डाउनवर्ड जाएंगे. सो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज MCQ. द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज सेम एट पोल एंड इक्वेटर. सेकंड, मिनिमम एट पोल. थर्ड, minimum at equator. D, increases from pole to equator. देखो इस टाइप का क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ.
जब भी बेटा इक्वेटर एंड पोल के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आ जाए तो उसको आपने एक्सप्लेन करना है इस फार्मूले से कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है g/r² एंड अर्थ की शेप आपने इलिप्टिकल लेनी ना कि सतह। इस पॉइंट को बोलते हैं अर्थ का पोल और इस पॉइंट को बोलते हैं अर्थ का इक्वेटर। सेंटर से लेकर के यहां तक जो डिस्टेंस होती है उसका बोलते हैं इक्वेटर रेडियस। तो जी तो वेरी कर रही है बेटा, पोल के लिए भी अर्थ का मास कैपिटल एम है, इक्वेटर के लिए भी अर्थ का मास कैपिटल एम है। सो दैट्स व्हाई जी की वैल्यू कैपिटल स्मॉल जी की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि अर्थ के पोल एंड इक्वेटर के लिए मास ऑफ द अर्थ कैपिटल एम तो सेम ही होगा, कैपिटल जी वैसे कांस्टेंट। इसका मतलब स्मॉल जी को डिसाइड करने में इन दोनों का रोल नहीं होगा, पर इसका होगा। इसका क्यों होगा? क्योंकि जब हम अर्थ को एलिप्टिकल शेप में लेंगे, होती एक्चुअल एलिप्टिकल शेप है, तो पोलर रेडियस आएगा अर्थ का कम। पोलर रेडियस कम है तो इक्वेटर के पोल की वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू पोल ऑफ अर्थ के ऊपर हाई होगी, क्योंकि आर पोल के लिए कम है ही। पर हमें दिया है ऑप्शन में क्या पोल के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मिनिमम होगा? नहीं, मैक्सिमम होगा पोल के ऊपर। सेकंड ऑप्शन में पूछा है, सी ऑप्शन में पूछा है क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू इक्वेटर पर मिनिमम होगी? इक्वेटर पर ही मिनिमम होगी बेटा। क्यों? क्योंकि इक्वेटर रेडियस कम है, हाई है। अगर आर हाई है इक्वेटर के लिए तो जी की वैल्यू इक्वेटर पे कम हाई है। दिस इज द आंसर। लेट मी रिपीट अगेन। फार्मूला आपको बेटा याद होना चाहिए, अगर नहीं याद है तो कभी भी नहीं आएगा आंसर। नंबर 2, आपके माइंड में ये होना चाहिए कि अर्थ एलिप्टिकल फॉर्म में होती है। लर्न करना आपका काम है, अर्थ को एलिप्टिकल फॉर्म में बनाए। अब आते हैं पोल पे। पोल एंड इक्वेटर के लिए अर्थ का मास होगा सेम, तो स्मॉल जी का जो फार्मूला है उसमें जी की वैल्यू को ना कैपिटल एम डिसाइड करेगा ना स्मॉल कैपिटल जी, तो जी स्मॉल जी बढ़ जाएगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये पोलर रेडियस एंड इक्वेटर रेडियस डिफरेंट आ रहे हैं। इक्वेटर पे पोलर अर्थ के इक्वेटर का पोलर रेडियस जो है ज्यादा है, आर ज्यादा। अगर आर ज्यादा है सो दैट्स व्हाई आर ज्यादा है, सो दैट्स व्हाई जी की वैल्यू इक्वेटर पे कम होगी, मींस मिनिमम होगी इक्वेटर पर वैल्यू। दिस इज ऑप्शन नंबर सी। आई हैव सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन। देन थर्ड प्रॉब्लम आप खुद एनालाइज कर लेंगे, सॉल्व करेंगे। मैं प्रॉब्लम नंबर 4 सॉल्व कर देता हूँ। ठीक, प्रॉब्लम नंबर 4 is what? Two particles are placed at some distance. एक पार्टिकल मैंने ये पर ले लिया, दूसरा पार्टिकल ये वाला, दोनों को रखा है एट सम डिस्टेंस अपार्ट। कितने डिस्टेंस? मान लेते हैं स्मॉल आर। ठीक, फर्स्ट पार्टिकल का मास m1 ले लेते हैं, सेकंड पार्टिकल का मास m2। तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से इन दोनों में जो फोर्स एक्ट करेगी वो मान लेते हैं है F1। क्लियर? जब उसको मैंने F लिया तो आप F ले लो। स्टेटमेंट में दिया है टू पार्टिकल्स आर प्लेस्ड अपार्ट सम डिस्टेंस, तो उन दोनों के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से होगी F इक्वल टू G m1 m2 ओवर r स्क्वायर। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1।
अब पूछा क्या है, सेकंड पार्ट देखो, इफ मास ऑफ ईच पार्टिकल, ईच ऑफ टू पार्टिकल इज डबल्ड। अब दूसरी बात, ये फर्स्ट एक्सप्रेशन, दूसरी बात क्या हुआ, दोनों पार्टिकल का मास डबल कर दिया। जब डबल कर दिया तो मान लेते हैं फर्स्ट का मास बन गया m डैश और दूसरे का मास कितना m2 डैश। दोनों को रखा हुआ सेम डिस्टेंस अपार्ट इन एयर, both are kept same distance apart in air, this is given you। तो इस स्टेज पे दोनों के बीच में फोर्स लेते हैं से F डैश और वो कितनी होगी G m1 डैश m2 डैश ओवर r स्क्वायर। गिवन व्हाट इज गिवन इन द स्टेटमेंट, हमें दिया है मास ऑफ ईच पार्टिकल इज डबल्ड, मींस m1 कितना m1 डैश दैट इज गिवन यू पहले वाले मास से डबल, तो 2m1, m2 डैश इज गिवन यू 2m2, वैल्यू अप्लाई करो ध्यान से, देयरफॉर f डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इज g 2m1 2m2 over whatever this r square। देखो स्टेटमेंट क्या है, टू पार्टिकल्स आर प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस, ये है सिचुएशन, टू पार्टिकल, एक का मास m1 दूसरे का m2। इफ मास ऑफ ईच ऑफ टू पार्टिकल इज डबल्ड, ये डबल कर दिया बेटा मास, keeping the distance between them unchanged, the value of gravitational force between them will be 1/4 times, 4 times, half time के unchanged। means हमें पूछा है जब हम दोनों पार्टिकल का मास दोनों पार्टिकल का मास डबल कर दें तो उससे ग्रेविटेशन फोर्स इस फोर्स का कितने टाइम्स हो जाएगा, ऐसा पूछा है। मान लेते हैं स्टार्टिंग स्टेज पे फर्स्ट पार्टिकल का मास m1 दूसरे का m2, दोनों में सेपरेशन हो रहा, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से इन दोनों ने एक दूसरे पर फोर्स लगाया इक्वेशन नंबर 1 के बराबर। सेकंड पार्ट में उसने हमें बोला कि दोनों पार्टिकल का मास डबल कर दिया, मान लेते हैं डबल होने के बाद मास कितना हो गया, फर्स्ट का m1 डैश जो डबल होगा, पहले का डबल होगा, दूसरे पार्टिकल का मास m2 डैश और वो पहले मास से डबल होगा। दोनों पार्टिकल के मास को डबल कर दिया एंड डिस्टेंस को चेंज नहीं किया। तो जब ये सिचुएशन बनी तो इन दोनों पार्टिकल ने एक दूसरे पे फोर्स लगाया m डैश, और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से ये आएगा। अब कंडीशन अप्लाई करो स्टेटमेंट, जब m1 को डबल कर दिया तो m1 डैश की जगह पर 2m1 आ जाएगा, m2 डैश की जगह पर 2m2 आ जाएगा, डिस्टेंस सेम है। ठीक, हमने f फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल F, तो क्या करो f डैश को f से डिवाइड करो, दिस इंप्लाइज f डैश ओवर f इट विल इक्वल टू, वैल्यू अप्लाई करो, g m1 m2 ओवर r स्क्वायर, ये वाली वैल्यू रेसिप्रोकेट r स्क्वायर ओवर g m1 m2। ठीक, ये देखो ये थी इक्वेशन नंबर 1, हम लास्ट वाली इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड करें, ये रेसिप्रोकेट, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगी। ठीक, पर ये कितना था 2 to 4 का बेटा, f डैश 2 to 4, f डैश को f ऐड करें 2 to 4, ये 4 क्या बचा हमारे पास, therefore f डैश ओवर f कितनी है कि 4, मींस f डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 टाइम्स ऑफ द इनिशियल फोर्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, वेरी इजी प्रॉब्लम। बेटा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को अंडरस्टूड करने का एक ही मेथड, स्टेटमेंट पढ़ो ध्यान से, माइंड में फार्मूला लाओ,
कि कौन से फार्मूले से आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को एड कर सकते हैं। जो चीज़ें दी हुई हैं उनको पेन डाउन करो। कुछ चीज़ें नहीं दी होती, जैसे बॉडी को ड्रॉप किया, तो ये आपका दिमाग चलना चाहिए वहाँ पर कि जब बॉडी को ड्रॉप किया तो इनिशियल वेलोसिटी 0 लेना ही पड़ेगी। वो आपको खुद ही एनालाइज करना है, कोई नहीं है हेल्प करने के लिए। जब बॉडी डाउनवर्ड जा रही है तो बॉडी की वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज करेगी बिकॉज ऑफ इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, इसलिए ए की वैल्यू प्लस जी। अगर माइनस जी ले लिया आपने तो भी गलत हो जाएगा। ये सारी की सारी इंटरप्रिटेशन आपको खुद ही करना पड़ेगी। देन स्टेटमेंट को पढ़ो, उसके बाद इंटरप्रिटेशन करो क्या चीज़ें दी हैं। कुछ चीज़ें स्टेटमेंट में इनडायरेक्टली नहीं दी होती हैं, वो भी इंटरप्रिटेशन से लिखना पड़ेगी, मीन्स दिमाग लगा करके लिखना पड़ेगी। देन फार्मूला सोचो कि कौन सा फार्मूला लगाएं जो हमें वैल्यू उसने पूछी है फाइंड आउट करने के लिए, उन वैल्यू को अप्लाई करके जो स्टेटमेंट में दी हुई है। तो फार्मूला आपको सोचना पड़ेगा बेटा, इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगी। देन ओनली यू विल सर्वाइव इन द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। और फिजिक्स के लिए इफ यू आर फेसिंग द डिफिकल्टी इन द फिजिक्स, प्लीज टाइम ज़्यादा देना शुरू करो, देन डेफिनेटली यू विल एंजॉय दिस सब्जेक्ट। दिस इज वेरी इजी सब्जेक्ट बिकॉज दिस इज प्योरली द एप्लीकेशन बेस्ड सब्जेक्ट एंड रट्टा नहीं चलता है इस सब्जेक्ट के बीच में, बिल्कुल प्योर रिफाइंड सब्जेक्ट। नॉलेज है देन यू विल किक आउट द प्रॉब्लम्स, अदरवाइज यू विल फेस द डिफिकल्टीज।